चले दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम, है ना, यही पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से मोटा मोटी 10 से 15 मार्क्स का आपको इस चैप्टर से मिलता है। सर पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मुझे छोटी सी झलक बता दो तुम सब, मुझे बस ये बता दो, है ना, 2 ही सवाल है मेरे। पहला सवाल, आगे बढ़ने से पहले पहला सवाल, डेट में रिस्क ज्यादा होता है कम होता है? इतना ज्यादा होता है कि इंसान आत्महत्या कर सकता है, इतना ज्यादा होता है कि आत्महत्या तक भी की जा सकती है। याद आ गई बात? बिल्कुल सही बात। तो डेट की कीमत कम होती है ज्यादा होती है? तो भैया इंसान की जान ले रहे हो तो जान के बदले कम से कम कुछ तो भला करोगे। फिर दूसरा सवाल क्या आता है सर? हाँ रूहान भाई कर सकते हैं, घबराओ मत। फिर दूसरा कौन सा आता है? नहीं बाबू नहीं, इक्विटी। इक्विटी में रिस्क बताओ, कम आता है ज्यादा आता है रिस्क? बोलो, रिस्क कम। रीजन? अगर प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड देना है, अन्यथा डिविडेंड नहीं देना। इक्विटी में कॉस्ट कम होती है ज्यादा होती है? रीजन भी जब भी खाएंगे पेट भर के खाएंगे। डेट की कीमत क्या होती है? ब्याज। डेट की कीमत क्या होती है बाबू? और इक्विटी कीमत क्या होती है भैया? याद आ गई बात? फिर रोल पढ़ लिया था, 5 रोल हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब आज का जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है, और एक बात ध्यान रखना, इन तीनों में से एक डिसीजन 100% एग्जाम में आता है। इन तीनों में से एक एग्जाम में आएगा बाबू, इन तीनों में से एक एग्जाम में आएगा, फिक्स है। बोर्ड के नियम के हिसाब से फिक्स है, नियम बहुत कम बदले जाते हैं कि भैया पिछली बार इन्वेस्टमेंट आ गया था, इस बार फाइनेंसिंग आ जाएगा, वरना फिर डिविडेंड आ जाएगा। फिर इन तीनों में से एक डिसीजन आना है, क्योंकि इस चैप्टर में यही डिसीजन क्या है, यही 3 डिसीजन मेन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यू में पूछी जाती है, ठीक है, ये बताओ, फाइनेंसिंग डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन, क्या इसमें कोई फर्क है? फाइनेंसिंग या फाइनेंशियल, क्या इसमें कोई फर्क है? बताओ। तो जब एग्जाम में ये एमसीक्यू में आता है तो बच्चा घबराता है, सर ये क्या बात कर दी है, तो हमने सोचा ही नहीं था पहले भी कि ऐसा भी कुछ होता है ना। ये बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी तुम्हें सामने समझ में आनी चाहिए कि जब मैं 3 डिसीजन लेता हूं तो मेरा सबसे पहला डिसीजन होता है फाइनेंसिंग। कौन सा डिसीजन होता है मुन्ना? फाइनेंसिंग। यानी कि फाइनेंसिंग का मतलब है पैसा कहां से इकट्ठा करना है, पैसा कहां से इकट्ठा करना है, फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है। और अगर मैं इन फाइनेंसिंग के साथ अगर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन जोड़ दूं और डिविडेंड डिसीजन जोड़ दूं तो ये तीनों के तीनों एक हेड के अंदर आते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल। क्या नाम है? फाइनेंशियल। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से 2 शब्द को समझो कि फाइनेंशियल क्या होता है और सिंग क्या होता है। बात समझ में आई? तो पहला एमसीक्यू कैसे बनेगा? पहला एमसीक्यू बनेगा फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन या नन। बोलो। फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑनलाइन वाले बताएंगे साथ साथ, फाइनेंसिंग डिसीजन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट। बाबू समझ रहे हो क्वेश्चन? फाइनेंसिंग डिसीजन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, फाइनेंशियल या नन? नन, है ना। और इसकी जगह एक और हो सकता है, 5वां पॉइंट, ऑल, तो भी गलत होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ रहे हो भाई? फाइनेंशियल के अंदर ये 3 आते हैं, फाइनेंसिंग के अंदर ये तीनों नहीं आते हैं। समझे पहला क्वेश्चन? अच्छा, अगर ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन अगर ये बना दूं, फाइनेंशियल डिसीजन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड,
फाइनेंसिंग नन या ऑल? अब क्या आंसर होगा? ये दो क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तुम्हें अभी तो समझ में आ रहा है ना? अब तुम अगले दिन ही भूल जाओगे, है ना? गारंटी अगले दिन ही भूल जाओगे, कल ही भूल जाओगे। प्री बोर्ड और बोर्ड तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग दोनों टर्मिनोलॉजी सेम है, ये हमें कंफ्यूज करती है। बात समझ भाई? तो इसका मतलब क्या राज की बात याद रखेंगे सर? राज की बात ये है फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंसिंग आता है, रिवर्स नहीं है। फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंसिंग आता है, फाइनेंसिंग के अंदर फाइनेंशियल नहीं आता, फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंसिंग आता है। समझ गए? तो ये जिसने अपनी टैटू बनवा लेना भाई, इस बात का टैटू मार्च तक का टैटू बनवा लेना, उसके बाद मिटवा देना चाहे, है ना? लेकिन ये टैटू बनवा देना भाई, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसका बनता है। ठीक है? अरे भाई क्लास में आना पड़ेगा, खोपड़ी खुजानी पड़ेगी आके, ऑनलाइन कहने से कुछ नहीं होगा। फाइनेंशियल के, बोलो समझ में आ गई ना बात? फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंसिंग आता है ना? पता नहीं लग रहा। फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंसिंग आता है। अब पहला पढ़ते हैं। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? चल जाएगी आधा घंटा। फाइनेंसिंग का मतलब आता है कहाँ कि पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है। तो फाइनेंसिंग का मतलब है बाबू पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है। तो लिखो इस क्वेश्चन का पहले हम एग्जाम में क्या आंसर लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे इट इज द डिसीजन अबाउट, इट इज द डिसीजन अबाउट, साथ साथ लिखेंगे ऑनलाइन वाले भी, इट इज अ डिसीजन अबाउट हाउ मच फंड्स आर टू बी बोरोड, कितने फंड्स मुझे बोरो करने हैं। हाउ मच फंड्स आर टू बी बोरोड, वो भी कहां से? लॉन्ग टर्म से। कहां से बाबू? फ्रॉम लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सोर्स से। दैट इज इक्विटी एंड डेट। लॉन्ग टर्म सोर्स हमेशा कौन सी मानी जाती है? इक्विटी भी लॉन्ग टर्म मानी जाती है एंड डेट भी लॉन्ग टर्म माना जाता है। कितना पैसा मुझे इक्विटी से इकट्ठा करना है और कितना पैसा मुझे डेट से इकट्ठा करना है। तो शॉर्ट में मैं इसे बोल सकता हूं बाबू लोग, इसे शॉर्ट में बोल सकता हूं इट इज फाइनेंसिंग डिसीजन इज डेट इक्विटी रेशियो डिसीजन। आसान बात यह है, फाइनेंसिंग डिसीजन इज डेट इक्विटी रेशियो डिविडेंड और डिसीजन डेट इक्विटी रेशियो डिसीजन। ठीक है? अब देखो ये लिखी है बात, कितना पैसा लॉन्ग टर्म से इकट्ठा करना है। लॉन्ग टर्म क्या होते हैं? हमेशा शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। बोरोड फंड को हम क्या बोलते हैं? जो पैसा उधार मांगा यानी कि डेट। शेयर होल्डर को क्या बोला जाएगा? शेयर होल्डर को बोला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। साथ में शेयर होल्डर की एक और फंडिंग होती है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग को आप क्या बोलते हो? रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका होता है? किसका होता है भैया? इक्विटी वालों का होता है। और बोरोड फंड में आप क्या बोलते हो? एक तो बैंक से लिया गया लोन भी बोरोड फंड होता है और बाबू लोग डिवेंचर भी बोरोड फंड होता है ना। अकाउंट्स में पढ़ा होगा तुमने, डिवेंचर भी बोरोड फंड में आता है। डिवेंचर सा बोरोड फंड, हाँ बॉन्ड्स भी। हाँ अगली बात जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब फाइनेंस के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिवेंचर्स की कीमत होती है ब्याज, है ना? राइट। और उसमें आपको प्रॉफिट हो ना हो वो आपको देना ही पड़ता है। पेड रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट हो ना हो देना ही देना। याद आ गई बात? सेम बात रिपीट कर दी यहां। शेयर होल्डर फंड होती है कमिटमेंट, आपको पेमेंट कब देनी है? जब आपको प्रॉफिट होता है। बताओ सस्ता कौन सा होता है? डेट सस्ता होता है, इक्विटी? ये लिखी बात, डेट कंसीडर द चीपेस्ट फ्रॉम ऑल। डेट को अभी हम चीपेस्ट मानते हैं, ठीक है ना? राइट। ये देखो नोट्स में तुम्हें दे रखी है बात,
इक्विटी में कोई मंथली पेमेंट नहीं होती है ना, पर आपको अपने राइट देने पड़ते हैं, यानी आपको अपने डिसीजन पावर सामने वाले के साथ क्या करनी पड़ती है सर, क्या करनी पड़ती है सर? साहिल भैया ये काम आपको करना है, कार्टून प्रेजेंटेशन जो मैं ग्रुप पे भेजता हूं ये तुम्हें आपको क्या करना है, हाँ नोट करना है, ठीक है। समरी नोट्स मेरे पास होंगे किसी बच्चे के, समरी नोट्स तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है राइट। जब तक खुद नहीं करोगे जब तक याद नहीं होगा। डेट में क्या होता है, बिजनेस का कोई भी हिस्सा नहीं जाता, लेकिन आपको ब्याज देना ही देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है भैया। अब सबसे खतरनाक बात जो आज तुम्हें सीखनी है, अब भाई तो हमारा अगला शिकार है हमारे अनमोल रतन। पापा से कुछ आज चंद बातें करनी है, पापा पापा, तो अनमोल रिटर्न है ना, तो अनमोल भाई को पापा से कुछ चंद बातें करनी है, वो मेरे नाम से करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनमोल भाई कह रहे हैं सर हमारा बिजनेस है, क्या है बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है। अब मान लो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। किसकी जरूरत है बाबू लोग, पैसे की जरूरत है। अब मैंने तुम्हें बताया पैसा कहां से आएगा, एक जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है अनमोल भाई के रेस्टोरेंट की जैसी, तो पैसा कहां से लाएंगी, या तो आप पैसा लोगे डेट, या फिर आप पैसा कहां से लोगे इक्विटी। पैसा डेट से आएगा या फिर कहां से आएगा भैया, इक्विटी से आएगा, ठीक है अनमोल भाई। अब अनमोल भाई तुम्हें पापा से है ना बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछने, मात्र 7 सवाल पूछने। कितने सवाल पूछने, 7 सवाल पूछने। इकोनॉमिक्स की तरह एक अजम्पशन लेते हैं जो तुमने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक हर जगह का अजम्पशन लेते हैं, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, है ना। डिमांड सप्लाई की बात चल रही है तो दुनिया में बाकी सब कांस्टेंट है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा भाई, यूक्रेन रशिया है ना, और इजराइल, कोई नाटकबाजी नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है दुनिया में, ठीक है। तो हम ये मानते हैं अदर थिंग कांस्टेंट है, अदर थिंग कांस्टेंट। अगर अदर थिंग कांस्टेंट है तो अनमोल भाई पहला सवाल पूछना पापा से, पापा लगाए बम कैसे पड़े पापा। पापा पहला सवाल ये है, आपको जो भी पैसा चाहिए सस्ता चाहिए या महंगा चाहिए, कॉस्ट बताओ, बोलो बोलो। पापा कह रहे हैं सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए। अगर पापा कह रहे हैं सस्ता चाहिए तो किसकी कॉस्ट सस्ती होती है, तो पापा से बोलेंगे पापा डेट ज्यादा लो और इक्विटी से कम लो। और फिर दूसरी बात मत करना, फिर ये बात मत करना कि भैया रिस्क भी कम चाहिए, ऐसा ना, ये सब नाटकबाजी नहीं। आप बस ये बताओ कॉस्ट कम चाहिए ज्यादा चाहिए। तो अगर आपको कॉस्ट चाहिए अपने बिजनेस में लो तो डेट ज्यादा और इक्विटी कम, इसका रिवर्स कर दो। पापा कह रहे हैं बाबू कॉस्ट चाहिए हाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं हाई कॉस्ट बियर कर लूंगा, तो क्या करना, हो गया पहला आंसर। लॉजिक लगाना है, रटने में कुछ नहीं रखना, रटने में कुछ नहीं रखेगा भाई, लॉजिक लगाना है। अनमोल भाई दूसरा सवाल पापा से पूछना है, पापा बताओ रिस्क कैसा चाहिए, रिस्क। पापा कह रहे हैं अबे पागल हो रहा है, रिस्क तो लो कर दे कम से कम, है मरवाएगा क्या। अनमोल भाई पापा को क्या बोलना पड़ेगा, पापा को रिस्क कम चाहिए, पापा डेट कम लो और इक्विटी ज्यादा लो, क्योंकि डेट में तो आत्महत्या की नौबत आ जाती है भैया, धूम 3 बता दी सन ने, आत्महत्या की नौबत आ जाती है। अब पिताजी कह रहे हैं यार वो जीवन ही क्या जिसमें रिस्क न लिया, है ना, रिस्क है तो इसका। पापा कह रहे हैं अरशद मेहता हूं मैं अभी, रिस्क है तो इसके। पापा कह रहे हैं रिस्क में हाई लेने को तैयार हूं, रिस्क हाई लेने को तैयार है पापा, तो आप पापा डेट ज्यादा ले लो, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, इक्विटी कम होती है, तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पापा अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो चीज सस्ती मिलेगी, और अगर चीज सस्ती चाहिए तो रिस्क हाई लेना पड़ेगा। भाई डेट सस्ता है ना, तो इक्विटी का रिस्क क्या करना है, हाई होता है, समझ में की बात। हाँ इक्विटी का रिस्क कम होता है। तीसरा सवाल पापा से पूछना है, पापा अगला सवाल मुझे बताओ, हाँ फ्लोटेशन कॉस्ट। अब पहले बताता हूं फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है। अब जैसे भाई तुम्हें रीसेंट एग्जांपल तुम्हें बताता हूं, रीसेंट एग्जांपल तुम्हें मजा आ जाएगा।
अभी एक नया नया आईपीओ आ रहा है, बिल्कुल नया नया, जिसका नाम है, पता नहीं पता, दुनियादारी की खबर रख रहे कुछ, कौन सा आईपीओ है? हट, हुंडई का आईपीओ आ चुका है। हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आज तक का। देख रहे हो भाई, नशा खत्म हो जाएगा तुम्हारा सारा जो करके बैठे हो, जो करके बैठे हो ना तुम नशा, भांग भांग इंजेक्शन लगा के सब खत्म हो जाएगा। हुंडई आईपीओ 27,870 करोड़ का, इससे बड़ा कोई आईपीओ नहीं है इंडिया में। इससे पहले आया था इससे बड़ा आईपीओ पेटीएम का 24,000 करोड़, उससे पहले कोल इंडिया का शायद 18,000 करोड़ का। ऐसे इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है हुंडई का, समझ रहे हो भाई? इस आईपीओ को, है ना, अब वो बता दूंगा चेक करके ना, अभी मैंने भी अप्लाई नहीं किया, ठीक है, पर अगर लॉस में खुलेगा तो अप्लाई क्यों करना, प्रीमियम पे खुलेगा तभी तो फायदा होगा, और क्या। आईपीओ 12th में होके बकवास वाली बेकार की बात है। जब खुलेगा या तो वो प्रीमियम पे खुलेगा या पार पे खुलेगा या डिस्काउंट पे खुलेगा। अब मान लो एक शेयर की प्राइस है 100 रुपए, आईपीओ खुला 120 का, तो 20 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो गया तुम्हें। आईपीओ खुला 90 का, तो 10 रुपए का लॉस नहीं हो गया। हाँ, खरीद रहे हैं आईपीओ के प्राइस पर, 100 रुपए के प्राइस पर। जब वो खुलता है तो वो एट पार नहीं खुलता, ऊपर नीचे खुलता है। अगर कंपनी बहुत अच्छी है, लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा होता है, प्रीमियम पे खुलता है। तो देख लो ना, जीएमपी प्राइस 1% लो चल रहा है। हाँ, अगर 100 का है तो 99 का खुलेगा, लॉस में खुलेगा, ठीक है ना। 1000 का है तो 900 पे खुलेगा। अब सुनेंगे ध्यान से, इससे पहले एक शेयर आया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस, 70 रुपए का आईपीओ था, पता कितने खुला? 150 रुपए का, पैसा डबल। हाँ, ठीक है ना। तो कुछ लोग आईपीओ में इसलिए पैसा लगाते हैं कि ओपनिंग प्राइस पर प्रॉफिट हो जाता है, लिस्टिंग गेन्स बोल देते हैं उसे। अब ये बताओ, ऐसे हो जाएगा आईपीओ लग जाएगा? ऐसी सेबी पागल है तुम्हारे लिए आईपीओ खोल के बैठी है? तो सेबी पैसे लेती है। सेबी कहती है तुम्हारे ऐड कराने के पैसे लेंगे, ठीक है, तुम्हारा ये आईपीओ के जो पेपर प्रिंट होते हैं उसके पैसे लेंगे, प्रोस्पेक्टस के पैसे लेंगे। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो फिर 140 का होगा, बिल्कुल सही बात है ना। उसके अलावा आप क्या करेंगे? सेबी की फीस देंगे। तो ये इन सबको अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो इन सबको क्या बोलते हैं बाबू? फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। कंपनी है सेट अप प्राइस ऑफ रुपीज 1800 से लेकर 1900, 7 शेयर मिलेंगे तुम्हें एक लॉट में। 1800 रुपए का एक शेयर और 7 शेयर मिलेंगे, समझ गए भाई लोग? वो गलत लिखा हुआ, ये प्राइस बैंड लिखा है ना। अब इन सबको इशू कराने पे, नेट पे जाने पे, अप्लाई करने पे फ्लोट जो पैसा लगता है, फीस लगती है, उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? प्रिंट का पैसा। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? कंपनी के प्रोस्पेक्टस का पैसा, है ना, पराग सर ने बताया होगा। हाँ, अंडरराइटर कमीशन, सेबी की फीस, ये इस तरह के ना ऑनलाइन डीमेट में डलवा, ये बहुत सारी फीस लगती है। मान लो मार्केट में फ्लोटेशन कॉस्ट चल रही है बाबू हाई, सेबी वाले कह रहे हैं फीस ज्यादा है, मार्केट में पैसा भी ज्यादा है, तो बताओ डेट पे जाना चाहिए, इक्विटी पे जाना चाहिए? किस पे जाना चाहिए निकम्मो? तो मैं डेट ज्यादा लूंगा और इक्विटी कम लूंगा, सिंपल क्या लोचा है। अब फ्लोटेशन कॉस्ट चल रही है लो, तो क्या करना चाहिए भैया? डेट कम लो और इक्विटी ज्यादा लो। बोलो सिंपल। अगली बात, अगला क्राइटेरिया पापा से पूछना है, पापा आपके कैश फ्लो का बजट कैसा है, यानी कैश फ्लो बिजनेस क्या है। अब भाई जैसे अनमोल भाई है, बिजनेस जो चला रहे हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहे हैं, इनका कैश फ्लो सबसे बढ़िया है। एडवांस लेंगे तो खिलाएंगे वरना नहीं खिलाएंगे, है ना, राइट। या अगर किसी को सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है कि पहले भैया खिला दो उसके बाद पैसे दे दो, तो गेट के बाहर नहीं जान देंगे जब तक पैसे नहीं देगा, नहीं उधारी का कोई मामला नहीं है,
ठीक है। अगर टोकन सिस्टम नहीं है तो भैया अगर बाद में बिलिंग होती है तो भाई जब तू पहले बिल पे करेगा तब तू गेट के बाहर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई अनमोल भाई कल दे जाऊंगा, आज पेट भर गया कल जेब भर दूंगा तुम्हारी, ऐसा तो नहीं होगा भाई। जो भी ग्राहक होगा कहाँ जाएगा, पैसा देके जाएगा। यानी कैश फ्लो बढ़िया है ना। 1000 में से 1-2 केस ही निकलेंगे जहां पब्लिक लड़ मरे भैया पैसे नहीं मेरे पास, पुलिस बुला ले तू, है कि नहीं बात। जहां ऐसा होगा वरना बढ़िया बिजनेस है। तो कैश फ्लो, अनमोल के पापा जी कह रहे हैं कि भैया कैश फ्लो हमारे बिजनेस का बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैश फ्लो बहुत बढ़िया है। अगर कैश फ्लो आपके बिजनेस का बहुत अच्छा है तो बताओ अनमोल भाई क्या करें। तो डेट ज्यादा लो, पता है क्यों, क्योंकि डेट मिलेगा सस्ता। डेट क्या मिलेगा, सस्ता। और सस्ती चीज जब मैं ले रहा हूं तो उसकी पेमेंट की दिक्कत है नहीं, क्योंकि कैश आ रहा है। तो इक्विटी लो कम, है कि नहीं बात। तो इक्विटी लेंगे कम, सस्ती चीज लो ना, फिर महंगी क्यों ले रहे हो जब कैश फ्लो अच्छा है। अच्छा रिवर्स हो जाए, कैश फ्लो बेकार है मेरा, यानी कैश फ्लो बेकार का मतलब है लोग उधार ले जाते हैं और फिर अपना फोन बंद कर देते हैं। जैसे विजय माल्या, मेरे ग्राहक है विजय माल्या, जैसे मेरा ग्राहक ही है विजय माल्या, नीरव मोदी लेके भग गए, गेट से बाहर चले गए भाई, बिजनेस ही लुटा दिया मेरा पूरा। इतना बेकार कैश फ्लो, मेरे ग्राहक बहुत ही ज्यादा खराब निकले। तो भाई डेट मत लेना, क्योंकि डेट के चक्कर में फिर आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। पहले ही हालत खराब है, डेट का बोझ लेके और हालत खराब कर लो ताकि बैंक घर पे पहुंच जाए। जो घर पे बचा कुचा बीवी बच्चे, उनके गहने बचे हैं, घर बचा वो भी लुट जाए, पता लगा बच्चे गिरवी रखने पड़ रहे हैं बैंक में। तो फिर भाई इक्विटी वाले चले जाना। इक्विटी वाले ये कहते हैं प्रॉफिट होगा तो दे देना वरना मत देना, इक्विटी वाले सेफ है। सर पांच सवाल पूछ लिया अनमोल भाई ने अपने घर में। छठा सवाल अनमोल भाई तुम्हें पूछना है, हाँ सॉरी 5वां सवाल अनमोल भाई तुम्हें पूछना है क्या, कि मेरे बिजनेस की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसी है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस को चलाने की कीमत, चलाने की कीमत। और बिजनेस को चलाने की कीमत में हम जोड़ देते हैं, जैसे मेरे एम्प्लॉय की सैलरी कितनी जा रही है, मेरी बिल्डिंग का रेंट कितना जा रहा है, मैं इंश्योरेंस जो मुझे पे करना ही करना है, इस तरह की रनिंग कॉस्ट जो देनी ही देनी होती है। खाना खाए ना खाए, उस दिन छुट्टी हो ना हो, शेफ तो उतनी क्या लेगा, सैलरी लेगा, उसको कमीशन बेस थोड़ी, है कि नहीं बात, राइट। लाइट आए ना आए, है ना, रेस्टोरेंट खुले ना खुले, अगर रेंट पे ले रखा है तो जो दुकान का मालिक होगा, जगह का मालिक होगा, वो किराया तो लेगा ही लेगा, चाहे तुम रेस्टोरेंट खोलो या ना खोलो। तो ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, जो प्रॉफिट हो ना हो इस पर डिपेंड नहीं करती, देनी देनी है, देनी देनी है। पप्पा बोल रहे हैं भाई प्रॉफिट, मेरी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, अब बता क्या करूं। हाँ पहली सर पे कॉस्ट डाल रखी है, फिर डेट की बैंक की कॉस्ट और डाल के फिर आत्महत्या कर लेना। अरे जब तुम्हारे पास पहले ही महंगी महंगी चीजें हैं, पहले ही तुम्हारे पास महंगी महंगी चीजें हैं, तो और महंगाई सर पे क्यों डाल रहे हो। क्या लो, इक्विटी लो, प्रॉफिट हुआ तो देंगे अन्यथा नहीं देंगे। अनमोल भाई के पापा कह रहे हैं सर ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी लो है, एक शेफ रख रखा है ना, बाकी खाना पीना वेटर अनमोल से करवा लेता हूं, ठीक है, क्या करेगा पढ़ लिख के, है कि नहीं बात। अगली बात, किराए की टेंशन नहीं है क्योंकि जगह मेरी अपनी खुद की खरीदी हुई है, तो किराया जा नहीं रहा। और सर बिजली का बिल सर्दियों में, अब सर्दी का माहौल है, बिजली का बिल में क्या चलता है, लाइटें जलनी है, एसी वगैरह चला लेनी, तो मेरा सर्दियों में सबसे बढ़िया मजा आता है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी बहुत लो रहती है ना। तो पता लगा अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है तो क्या करो, जब सब चीजें सस्ती हैं तो आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है, पैसा एक्स्ट्रा है तो क्या ले लो, डेट ज्यादा लो और इक्विटी कम। जब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, खर्चा पानी सस्ता है, तो फिर डेट लेके सस्ता माल लेना चाहिए, बात खत्म। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है पार्थ भाई, जब मैं इक्विटी मार्केट में आईपीओ निकालता हूं या शेयर इशू करता हूं, तो शेयर इशू करने की प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट, सेबी की फीस, लिस्टिंग फीस, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फीस, ये सारी फीस जाती है। डीमैट अकाउंट में, ब्रोकर में दिखेगा, इन सब का पैसा वैसे, इनको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। 6 सवाल हो गए अनमोल भाई, 5 हो गए। छठा सवाल पापा से पूछना है, पापा से पूछना है कंट्रोल। पापा कंट्रोल, मम्मी आपको कंट्रोल करती हैं,
आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हो नहीं करना चाहते हैं? पापा कह रहे हैं भाई तेरी मम्मी पे तो कंट्रोल कर नहीं पाया, कम से कम बिजनेस पे कंट्रोल तो कर लूं। तो मुझे कंट्रोल चाहिए अपने बिजनेस पे हाई। समझ में आई बात? अब सुनना ध्यान से, अगर कंट्रोल मुझे बिजनेस पे हाई चाहिए तो कंट्रोल किससे डिसाइड होता है? इक्विटी से। कंट्रोल किससे डिसाइड होता है? अगर मुझे कंट्रोल मेरे पास चाहिए तो इक्विटी मेरे पास होनी चाहिए अंबानी की तरह, अंबानी की तरह, है ना। अब एक और प्रैक्टिकल चीज तुम्हें दिखाता हूं। अंबानी शेयर होल्डिंग इन रिलायंस कितनी है? समझ रहे हो 0.39 का कितना बड़ा खेल है ये? क्योंकि वोटिंग होनी है। अब भाई मैं इधर अंबानी, तुम आम जनता, मैंने बोला पाकिस्तान में जियो खोलेंगे, तुम कह रहे हो श्रीलंका में खोल लो, बांग्लादेश में खोल लो, पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखने। तो भाई अंबानी कहेंगे देखो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बिजनेस में इमोशंस नहीं काम करते, बिजनेस में दिमाग काम करता है, दिल की कोई जगह नहीं है बिजनेस में। वोटिंग करा लेते हैं। अंबानी की वोटिंग 50.39 और पूरे हिंदुस्तान की वोटिंग 49.6। किसकी 50% से ज्यादा है? अंबानी जीत गए। इसका मतलब अंबानी ने सारा कंट्रोल अपने पास रखा है। अंबानी इज आर माइंडफुल पर्सन, स्मार्ट, किसी से साझेदारी डिसीजन बांटना ही नहीं है कि नहीं बात? तो अंबानी कह रहे हैं भैया हम अपनी कंपनी खुद चलाएंगे, बस 49% से ज्यादा इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे कभी, और ना वो करें कभी जिंदगी में। मैक्सिमम लिमिट है उनकी, पहुंच चुके हो मैक्सिमम लिमिट तक। इससे ज्यादा शेयर इशू कर दिया ना मार्केट में तो कंट्रोल चला जाएगा। फिर कंट्रोल जाएगा किनके पास? शेयर होल्डर्स के पास। फिर पाकिस्तान में भी जियो खुल सकता है या नहीं खुल सकता, मतलब जो भी बात है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है भैया। अब बताओ अंबानी की तरह कंट्रोल मुझे हाई चाहिए भाई, इक्विटी ज्यादा लूं? बोलो। तो मुझे डेट ज्यादा लेना है, इक्विटी कम लेनी है, क्योंकि इक्विटी ज्यादा होते ही कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा, है ना। एग्जाम में लिख सकते हैं अंबानी होल्ड मोर देन 50%, बाबू मोर देन 50% वोटिंग पावर, वीपी मतलब वोटिंग पावर, ताकि वो कंट्रोल अपने पास रख सके। अच्छा पिताजी कह रहे हैं मुझे कंट्रोल की ऐसी कोई चिंता नहीं है भाई, बांट दो जनता में कंट्रोल। जनता में कंट्रोल बांटने के लिए तैयार है पापा अब? तो भाई तुम डेट कम कर लो और इक्विटी ज्यादा कर लो, फिर कंट्रोल दे दो इक्विटी वालों को। बोलो भैया। 6 सवाल पूछ लिए, आखिरी सवाल और पूछना है पापा से। पापा से लास्ट सवाल पूछना है सर, कैपिटल मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है? जैसे आजकल कैपिटल मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है, शेयर मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है। क्यों चल रही है? ऑल टाइम हाई पे चल रही है ना। मतलब वही 25,000 के आसपास भी चल रही है, तो ऑल टाइम हाई तो 26 है। 1,000 का डाउनफॉल आना कोई डाउनफॉल थोड़ी होता है ना। वो तो तुम कह दो कि मान लो 26,000 से 20,000 आ जाए मार्केट, तो आदमी सोचे भाई लुट गए, भाई लुट गए, है ना। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, ठीक है, 14,000 से 7,000 8,000 आ गई। हाँ ठीक है, तो मार्केट बढ़िया चल रही है, ऑल टाइम हाई चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी पैसा लगा रहे हैं, विदेशी लोग भी पैसा लगा रहे हैं, हिंदुस्तानी पैसा लगा रहे हैं। अब पिताजी कह रहे हैं भाई मार्केट की कंडीशन चल रही है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कंडीशन है मार्केट की, लोग बाग इक्विटी पे भरोसा करते हैं। तो भाई इसका मतलब तुम इक्विटी ज्यादा करो, और मार्केट की हालत चल रही है बहुत ज्यादा बैड। जब गुड चलते हैं तो उसे बोलते हैं बुल्स आर ऑन फायर, बुलिश मार्केट, और अगर बैड होती है तो उसे बोलते हैं बियरिश मार्केट। बनाया था ना, मजा आया होगा बनाने में। तो बुल मार्केट और बियरिश मार्केट, अननोन बुल मार्केट और बियरिश मार्केट। तो बुल कैसे मारता है? अपने सींग से, हॉर्न से, है ना, इसलिए बुल मार्केट। भालू कैसे मारता है? बियर, सर से नीचे की तरफ मारता है, इसलिए बियर मार्केट। तो बुल और बियर, इसलिए दो टर्मिनोलॉजी शेयर मार्केट में यूज होती है। अब बियरिश मार्केट है तो क्या करो, फिर इक्विटी पे मत जाओ, मार्केट में पैसा घटेगा ही, क्या करो,
कितने सवाल हो गए पापा? पापा कितने सवाल हो गए? बोलो, हो गए 7 सवाल। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है, दीदी मैंने तुम्हें बताया ना भी, ये बताओ, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी हुंडई का आईपीओ आ रहा है, हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है कि जब मैं इक्विटी इशू करूंगा तो इक्विटी इशू करने में मेरी प्रिंट कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है, प्रोस्पेक्टस भी, सेबी फीस ज्यादा ले रही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक ज्यादा पैसा ले रहे हैं, यानी इक्विटी इशू तो कर लूं पर इक्विटी इशू करने पर पैसा क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो फिर तुम कहां जाओ? डेट पे जाओ। फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है तो क्यों एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो? डेट ले लो फिर। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मुझे सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट पे फोकस करना है बाबू। ऑल टाइम हाई का मतलब होता है जब से हिंदुस्तान बना है 1947 से लेकर आज तक निफ्टी अपने बिल्कुल हाई पे चल रहा है, 25,000 26,000 के आसपास, है ना, निफ्टी, है ना, सेंसेक्स भी अपने हाई पे चल रहा है। तो इसे बोलते हैं मार्केट इज ऑन ऑल टाइम हाई, मतलब लाइफ टाइम हाई। देश आजाद से लेकर आज तक इतना मार्केट इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ चुका है, इतने हाई पे पहुंच चुका है। समझ गए भाई? पढ़ के देख लें, बोलो भाई लोगों, पढ़ के देख लेना। अब इन्हीं सब बातों को जो तुमने ढंग से समझ ली एरो बना बना के, इसी को थ्योरी में पढ़ लो। इसलिए बच्चों को लगता है यार बड़ा फाइनेंसिंग का चैप्टर बड़ा टफ है। अरे टफ नहीं है, तुम्हें खोपड़ी चलानी है बस, है कि नहीं बात? कॉस्ट, फाइनेंशियल मेजर नॉर्मली ऑफ टू सोर्स विच इज चीप, और चीप कौन होता है? डेट या इक्विटी? हमने भी तो ये लिखा। दूसरा क्राइटेरिया रिस्क, कौन सा रिस्क ज्यादा होता है? डेट। तो हम क्या लेना चाहिए? इक्विटी। फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, अंडरराइटर कमीशन, सेबी की फीस ज्यादा है तो क्या लो? डेट। कैश फ्लो बहुत बढ़िया है अनमोल भाई के बिजनेस की तरह, तो क्या लो? डेट लो। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी ज्यादा है तो डेट लो। कंट्रोल चाहता हूं अंबानी की तरह, हाँ, इक्विटी लो। अंबानी की तरह कंट्रोल चाहता हूं, डेट लो। मार्केट कंडीशन बहुत बड़ी चल रही है, इक्विटी लो। ये लिखा। अंबानी यार रियली स्मार्ट, अपने पास रखते सारा कंट्रोल, हम लेंगे जो डिसीजन लेंगे और कोई नहीं लेगा। चीट कोड क्या है इसका? जो तुम्हारी बुक में बना के दे रखा है, जो ऋतिक रोशन रो रहे हैं। ऋतिक रोशन क्या कहते थे? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को गलत, अब बदल गया है। अब है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को फाइनेंशियल डिसीजन रटाए। कौन से रटाए? क्या रटाए? तो भैया चंदू के चाचा ने, इस सी से क्या बनेगा? कॉस्ट। अगले सी से क्या बनेगा? कैश फ्लो, है ना। अगले सी से क्या बनेगा? कंट्रोल। अगले सी से क्या बनेगा? कैपिटल मार्केट। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, है ना, फाइनेंशियल डिसीजन रटाए। क्या रटाए भैया? फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन के एफ से क्या बनेगा? फ्लोटेशन कॉस्ट। डिसीजन रटाए, रटाए के आर से क्या बनेगा? हो गए 7। फाइनेंशियल डिसीजन का चीट कोड है। 7वां कौन सा रह गया? एफ से एक और लगा दो ना फिर। बस ऐसे कहते कहते रो पड़े ऋतिक रोशन। समझ में आने लायक हो? बोलो भाई, याद हो जाएगी बात। यानी कि अनमोल भाई के पिताजी से कितने सवाल पूछ रहे हैं? 7। 7 सवालों के 7 आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आंसर किस पे डिपेंड है? उनके जवाब देने पर या उनके रास्ते पर, कि वो रिस्क कितना चाहते हैं, कॉस्ट कितनी चाहते हैं, है ना, इन सब पर। हर बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से आंसर देगा, तो उसको अपने हिसाब से आपको बता देना कि भाई देखो तेरे लिए ये बढ़िया रहेगा। पैसा इकट्ठा हो गया? बोलो भैया, हो गया पैसा इकट्ठा?
अब जब पैसा इकट्ठा कर लिया है बाबू, जब पैसा इकट्ठा कर लिया है तो क्या करें अब? तो अगला स्टेप आता है, पैसा इकट्ठा करने के बाद अगला स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या आता भैया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भाई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या बोला जाता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, अगला एमसीक्यू इसका बनेगा। यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब फिक्स असेट डिसीजन। है ना? फिक्स असेट डिसीजन, फिक्स असेट डिसीजन। ठीक है, तो एमसीक्यू कैसा आएगा? एमसीक्यू आएगा व्हाट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला, दूसरा, ये सीयूईटी में भी आएंगे भाई ये क्वेश्चन। कभी सोचो बोर्ड की तैयारी है भाई, सीयूईटी के साथ में भी तैयारी है। यही सवाल खतरनाक सीयूईटी में भी बनेंगे। हाँ, सीयूईटी में बस ये होता है कि ऑप्शन मिलते हैं, है ना, चॉइस मिलती है, राइट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, करंट असेट डिसीजन, बोथ या नन। क्या लिखेंगे? व्हाट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन? आंसर होगा कैपिटल बजटिंग। लिख लिया एमसीक्यू? साथ साथ लिखते जाना। लिख लिया एमसीक्यू? बोलो भाई। अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लिखना क्या एग्जाम में? लिखो, हिंदी में लिखवाया तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियली फाइनेंसिंग, है ना, फाइनेंसिंग डिसीजन लेकर जो पैसा इकट्ठा करने को बोलते हैं रेज किया। फाइनेंशियल डिसीजन लेकर जो पैसा हमने इकट्ठा किया वो पैसा किन किन फिक्स असेट्स में, जैसे लैंड में, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें। जिससे बिजनेस को हाई आरओआई मिले। आरओआई क्या होती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। फाइनेंसिंग डिसीजन, आफ्टर कंसीडर द फाइनेंसिंग डिसीजन एंड रेज द मनी, नाउ इट इज टू डिसाइड इन विच फिक्स असेट्स टू इन्वेस्ट सो दैट कंपनी या बिजनेस कैन अर्न हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो भैया, नोट कर लिया? अब पढ़ के देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट लिखा है, देखो। फाइनेंशियल डिसीजन इज चूज वेयर टू इन्वेस्ट, है ना, राइट, ताकि हमें क्या मिले सर? हाई रिटर्न मिले। अब फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आता है। बताओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या नाम देते हैं प्यार से? इस प्यार को क्या नाम दूं? इस प्यार को नाम देंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या नाम देंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यानी इन्वेस्टमेंट इन द न्यू मशीन, फिक्स असेट्स। शॉर्ट टर्म में क्या आता है कि कैश कितना रखना है, इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्ट करना है, बीआर बीपी में कितना इन्वेस्ट करना है। समझ भाई? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं? बोलो, लॉन्ग टर्म भी होते हैं और शॉर्ट टर्म भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म भी होते हैं और शॉर्ट टर्म भी होते हैं। बोलो भाई, याद रहेगी बात? आप सुनेंगे अगली बात ध्यान से।
किन किन फैक्टर्स पर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व है, किन किन फैक्टर्स में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व है। सबसे पहला भाई तुम्हारे बिजनेस का कैश फ्लो कैसा है ना। अब देखो मान लो दो ऑप्शन देता हूं तुम्हें मैं, नहीं बता देता हूं कैसा है, चेक कर लेते ना एक बार। भाई मैं कह रहा हूं तुम मुझे पैसा दे दो, और पैसा देने के बाद जो कैश फ्लो आएगा वो 5 साल के बाद सीधा मुझसे 25 लाख रुपए ले लेना। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है 5 साल के बाद कुछ है ना, हर साल एवरी ईयर जो रिटर्न है वो आ रही है तुम्हारी 4,90,000। कितनी आ रही है बाबू? तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा। ये कैश फ्लो है 5 साल के बाद इकट्ठा या हर साल 4,90? क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से? हर साल वाला? तो बच्चे कह रहे हैं एवरी ईयर, कोई भी बिजनेस हो एवरी ईयर विल बी सेलेक्टेड। रीजन बता सकते हो इसका क्यों है? एक तो फिर 4-5 साल घर पे क्या खाऊंगा, रोटी कहां से खाऊंगा, लंगड़ में तो जाऊंगा नहीं। दूसरा 4 साल 5 साल के बाद जो देने वाला है वही निकल लिया, है ना, है कि नहीं बात? या वो विजय माल्य निकला, वो विदेशी भाग गया। एक सबसे खतरनाक चीज तुम्हें बताता हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई मुझे बताओ 5 साल के बाद 25 लाख लोगे, हर साल 4,90 लोगे, 4,90 में से जो भी तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे 10% रिटर्न आएगा। 10% रिटर्न कितना आ गया? 49,000। तो ये तो एक्स्ट्रा ही मिल रहा है तुम्हें। 4,90 को अगर कहीं इन्वेस्ट करूंगा और वहां से 10% का रिटर्न भी ले रहा हूं मिनिमम, तो एक ही साल में 49,000 नहीं आ गए? 49,000 इंटू 5 साल में कितना रिटर्न आ गया? पहले साल तो 49 मिलेगा, दूसरे साल इसकी अमाउंट डबल। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दूसरे साल भी मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने भाई रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में लगा दिया, तो भी भाई नॉर्मल अगर 10% का रिटर्न मिल रहा है मुझे, तो भी 2,10,000 हो गए, नहीं हो गए? तो वो तो इससे ज्यादा बैठ रहे नहीं बैठ रहे। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ए हैविंग कैश फ्लो, 7 साल क्या ना, 4,90,000 ईच ईयर, एंड प्रोजेक्ट बी हैविंग कैश फ्लो 25 लाख एट एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो आंसर क्या लिखोगे तुम? प्रोजेक्ट ए इज बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करो, प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। समझ की बात? बोलो भाई। अगला ये रहा, ये पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। ये अगर कैश फ्लो सीरीज ऑफ कैश में आ रहा है हर साल, सीरीज ऑफ कैश में मतलब होता है ईच ईयर, तो वो इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि मुझे हर साल मेरा पैसा कहीं फंसने के चांस नहीं होते, मुझे मिल ही रहे हैं। अगला आता है रेट ऑफ रिटर्न। बिल्कुल सिंपल सी बात, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है बाबू प्रॉफिट। अब सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है अनमोल भाई के बिजनेस में। फूड बिजनेस मिनिमम 40% तो प्रॉफिट होता है मार्जिन, 40-50%, इससे भी ज्यादा होता है ना। फूड, अभी दाल मखनी है, इतनी सी आएगी एक कटोरी में 250 रुपए की, 200 रुपए की एक प्लेट, है ना। दाल सस्ती आती है, बनाने वाले जो प्रोसेस होता है वो, जितनी ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा कॉस्टिंग हमेशा कम आती है ना। तो 120 में 1 किलो आएगी ना, 120 रुपये पर प्लेट, सस्ता दे रहे हो तुम तो। ये तो हाफ प्लेट आएगी इतने में तो, है ना। पर फूड बिजनेस में इस तरीके से मार्जिन हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। फूड बिजनेस में हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। खासकर जो छोटे छोटे वेंडर होते हैं ना, बड़ा पाव वाली आंटी,
तो उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा मार्जिन होते हैं। तो अगर फूड बिजनेस को कंपेयर करो किससे, मोबाइल बिजनेस से, जहां टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, आउटडेटेड मोबाइल होते हैं, तो फूड बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो आ रहा है मान लो 40%, मोबाइल बिजनेस में जो रिटर्न है वो आ रहा है मान लो 20%। तो अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले तो बाबू कहां इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्ट इन फूड चेन। फूड वाला ज्यादा है ना, बेटर ऑप्शन होता है। अगली बात देखो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में एक बात देख, अगली बात जो उसके साथ ही जुड़ती है। अब तुमने देखा होगा हम वापस पुरानी सदी में लौटते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। अब तुमने देखा होगा आजकल तुम और मैं चाय कहां पी कैसे पीनी पसंद कर रहे हैं ना, कहां पीनी पसंद कर रहे हैं भाई, यहां पर, यानी कुल्हड़ में। कुल्हड़ के चलन ज्यादा है, पहले बीच में बंद हो गए थे, अरे आउटडेटेड मामले हैं, कुल्हड़ में कौन पी रहा है। अब कुल्हड़ में पीने में महंगी मिलती है, नॉर्मल कप में ले लो भाई, नॉर्मल अगर यहीं कहीं तो कहेंगे 10 रुपए की, कुल्हड़ में लोगे तो 15 रुपए की। कुल्हड़ जोड़ दिए 5 रुपए का, और कुल्हड़ की कीमत कितनी है, 1 रुपए से भी कम, अगर बल्क में बनवाओ तो 1 रुपए से भी कम। और आजकल तो मजेदार बात है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, मशीनें आ रही है कुल्हड़ बनाने की, मट्टी डालो मशीन में बन के तैयार, धूप लगाओ बस सीधा, हाँ मशीन ही गर्म कर देती है ना, ठीक है। और जो बेचारे जो गरीब लोग हैं जो बना रहे हैं, तो भाई वो थोड़ा सा महंगा देंगे भाई, उनकी हाथ की कीमत भी है, थोड़ा सा बनाई की मेहनत भी है। तो कुल्हड़ चाय लोग पी रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में ये देखना है कि अगर मैं MBA चाय वाला हूं, अगर मैं MBA चाय वाला हूं तो मुझे ये बताओ बाबू लोग, MBA चाय वाला के यहाँ जब तुम कोई भी चाय पीने जाओ तो चाहे वो तुम्हें AC में बैठ के, या फिर मैं चायोज हूं, या फिर मैं एक और चाय की एक और चीज है ना, चायोज ही है शायद, है ना, हाँ, कि चाय दे देंगे साथ में 2 रस दे देंगे, रस और फैन, बन गई चाय 100 रुपए की एक, हाँ टकबाजी है कि नहीं बात। चलो 40-50 रुपए की चाय उस पर और महंगी आती है, लो बताओ चाय उस पर और महंगी आती है, बताओ भाई, ठीक है। साथ में 2 रस दे दिए, रस समझते हो ना वो, है ना, और फैन दे दिए, फैन भी समझते हो ना, पफ टाइप के जो होते हैं, बन गई भाई 100 रुपए की चाय। अब ये बताओ, अगर वो ये कह रहा है चाय दूंगा एक प्लास्टिक में, प्लास्टिक के ग्लासेस दे दिए, कांच के गिलास दे दिए, और चाय दूंगा मैं किसमें, कुल्हड़ में। कांच के गिलास में ले जा सकते, प्लास्टिक और कुल्हड़ घर ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो भी तुम किसमें प्रेफर करोगे, 10 रुपए महंगी भी देगा ना कुल्हड़ में, तो भी तुम कुल्हड़ में लोगे। रीजन, एक तो प्लास्टिक में आजकल बहुत चल रहा है, प्लास्टिक में गर्म चीज नहीं पीनी चाहिए, वो कैंसर कीटाणु और ये कीटाणु ना डॉक्टर लोग बता देते हैं, हाँ ठीक है। और एक कुल्हड़ भैया देश की मिट्टी की सुगंध आएगी, समझ रहे हो, इमोशनली करके कुल्हड़ बिकेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट की सपोर्ट करेगी, कुल्हड़ को सपोर्ट करेगी या प्लास्टिक को, प्लास्टिक को तो सपोर्ट ही नहीं कर रही ना गवर्नमेंट, इंटरनेशनल मुद्दा है प्लास्टिक तो, है ना, प्लास्टिक मुक्त भारत, ठीक है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में पता है क्या क्या आता है बाबू, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में ये आता है कि मेरी गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को लेकर कैसा लॉ बना रही है ना, उसकी लेबर कैसी आ रही है, उसके ऊपर बैंक लोन दे रहा, बैंक के पास चले जाना, कह देना कि भैया प्लास्टिक की पॉलिथीन बनानी, लोन दे दो, लोन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, रिस्की बिजनेस ले रहे हो ना भाई तुम। वो कह रहे कल को मोदी जी ने बोल दिया माइयों बहनों आज रात 12 बजे से प्लास्टिक की पॉलिथीन बैन, तो तुम्हारा तो बिजनेस बंद हो जाएगा, हमारा लोन बेड डेट हो जाएगा, है कि नहीं बात। कुल्हड़ पे लोन दे दो, झिट्टे दे देंगे, क्योंकि कुल्हड़ को क्या कर रहे हैं वो, हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे प्रमोट कर रही है। रेलवे में क्या है बाबू, रेलवे में क्या पता है, सारे के सारे ग्लास बैन कर दिए, सिर्फ एक ही ग्लास चलता है रेलवे में, कुल्हड़। लस्सी पीनी हो, चाय पीनी हो, कुल्हड़ में मिलेगा, प्लास्टिक में और कांच वाच में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम तो प्लास्टिक फेंकोगे रेल, है ना, और भैया ट्रेन से बाहर डाल तूने, है कि नहीं बात। अरे क्यों देते नहीं वो पेपर वाले भी, और तो उसमें प्लास्टिक भी इन्वॉल्व होती है, तभी तो निकलता वो पेपर,
पेपर को गलाने से भी बचाने के लिए प्लास्टिक इंग्रेडिएंट तो डाला जाता है बाबू उसमें। होल्ड कैसे होगी फिर चाय कागज में? प्लास्टिक मटेरियल डलता है उसमें, तभी तो चाय को गर्म करके होल्ड करता है। और तुमने तो चाय पी, खिड़की के बाहर फेंक दी। तो तुमने तो हिंदुस्तान में तुमने क्या किया? प्लास्टिक फैला दी। जहां जहां गांव के अंदर से ट्रेन जा रही है वहां सब जगह प्लास्टिक फैला दी। हाँ, तुमने कुल्हड़ भी, कुल्हड़ खिड़की से बाहर डाल दिया, तो कुल्हड़ तो गल के क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हुआ ना। तो हमें बिजनेस में ये भी देखना है कि मैं बिजनेस कौन सा खोल रहा हूं। इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इसके अदर फैक्टर देखो कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है नहीं करती, लेबर सस्ती है कि नहीं है ना, उसके रिलेटेड देश में लॉ कैसे चल रहे हैं, क्या वो रिसेंटली बैन तो नहीं हो जाएगा, क्या इंटरनेशनल लेवल पे उसको मैं एक्सपोर्ट करने लगूं कल को, तो कोई मेरे बिजनेस को एक्सपोर्ट तक के एक्सपेंशन तक पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? तो कुल्हड़ तो एक्सपोर्ट हो सकते हैं, प्लास्टिक एक्सपोर्ट नहीं होगा, है ना। ये लिखी बात। डिसीजन आप इन्वेस्टमेंट का ले रहे हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन आपको चेक करनी है, वेरियस नंबर ऑफ कैलकुलेशन देखनी है कि लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा तो ब्याज रेट कैसा होगा, कैश फ्लो अच्छा होगा नहीं होगा, रिटर्न अच्छा होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होगी नहीं कर रही होगी, टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही होगी नहीं कर रही होगी, इंटरनेशनल लॉ सपोर्ट कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट में जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, या एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल मुझे चीजें सपोर्ट होंगी नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। प्लास्टिक को कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुल्हड़ को हर जगह सपोर्ट मिलेगा, है ना। हो गया। अगली जगह इन्वेस्टमेंट वहां करना जहां तुम्हें पता हो कि मेरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। क्या ग्रोथ है बाबू? लॉन्ग, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। हाँ ठीक है। तो शॉर्ट, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हो सकता है 10 साल बाद प्लास्टिक की चीजें क्या कर दें? बैन कर दें। अपने अपने घर से थैले लाओ, बीच में चला भी था, ठीक है। लेकिन जूट के बैग, पेपर के बैग और मिट्टी के कुल्हड़ वो बैन नहीं होने वाले, है ना, राइट। अगला, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, हमें कैसा रिस्क लेना है, कम ज्यादा या लो हाई? बाबू ना कम ना ज्यादा, हमें लेना है मॉडरेट, है ना। जितना मैं झेल सकूं, जितना मैं झेल सकूं वो रिस्क लेना, समझ में आ गई बात। तो अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो भाई हमें बप्पी लहरी की तरह कैश लहरी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। LE से हो गया पॉइंट नंबर 4, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। H से हो गया बाबू, H और R से हो गया पॉइंट नंबर 5। क्या है पॉइंट नंबर 5? हाई रिस्क इन्वॉल्व, है ना। R से होगा पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ रिटर्न, और I से होगा पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। याद हो जाएगी बात? बोलो भैया, बोल नहीं रहे भाई। तो आज कितने डिसीजन पढ़े हमने? 2। एक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, दूसरा हाँ। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। नहीं, 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा वो भी नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं सर, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है चैप्टर में, 71 देख रहे हो, 70 क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर में तुम्हें। 69 बोलो बाबू। लेकिन इसके बाहर तुम्हें करने की जरूरत नहीं, इतने बहुत हैं, 70-80 क्वेश्चन दे दिए, बहुत हैं इतने। हाँ, कोई सैंपल पेपर करना हो तो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलो। इसका मतलब उसने ये तो बता दिया कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। जैसे ये लिखी बात, ही डिसाइड टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी फैक्ट्री लगा रहा है। फैक्ट्री लगा रहा है तो इन्वेस्टमेंट तो है। अब इस इन्वेस्टमेंट को कौन से टाइप का बताऊं? हाँ, 2 ही टाइप तो है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अब इसे क्या बोलूं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? यानी फिक्स, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट। 2 फैक्टर तुम्हें बताइए,
कैश लहरी में से कोई भी दो लिख देना जिसके ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। देखो क्या लिखे बाद, दिस इज लॉन्ग टर्म कॉल्ड कैपिटल वेस्टिंग, कैश फ्लो और रिटर्न। बोलो क्वेश्चन समझ में आया ये? तो भाई आया कि नहीं आया, समझ गए? अगला देखते हैं, पहचान पाओगे नहीं पहचान पाओगे। 46 पढ़ो। अरे भैया इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, 2006 में आया था बोर्ड में, कभी भी धप्पा कर सकता है। वो तुमसे पूछ रहा है बाबू बता दो मुझे सोर्स ऑफ फाइनेंस। बताओ सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? हाँ बिल्कुल, दो ही होते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब या तो डेट्स के बारे में पूछ रहा है या फिर वो इक्विटी के बारे में पूछ रहा है। तो तुम्हें बताना है कि डेट पे जाना चाहिए इक्विटी में जाना चाहिए। क्यों? बाकी को पढ़ने दो, ऑनलाइन वालों को पढ़ने दो। सर करेंगे रोहन भाई, सब करेंगे, घबराओ मत। बताओ भाई डेट लो इक्विटी लो, दो फैक्टर तो फिर कोई भी लिख देना। चंदू के चाचा में चंदू की चाची को कोई भी दो फैक्टर लिख देना। अरम भाई कह रहे हैं ऑनलाइन वाले इक्विटी, अरम भाई ऑनलाइन से कह रहे हैं इक्विटी। अभी क्लास के बाद कर लेना, रुक जाओ। इक्विटी क्यों दीदी बता नहीं रही? एक तो यही बात लिखी है कि मार्केट बुलिश फेज में, और ऊपर में लिखा है कैश फ्लो पोजीशन वाज बीइंग, बहुत बढ़िया बात, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? हाई है। भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो डेट लेके और क्यों आत्महत्या कर रहे हो? और एक बात और लिखी है ऊपर, क्या और क्या बात लिखी है? एक ये भी तो लिखा है कैश फ्लो वीक है। अगर कैश फ्लो तुम्हारा लो है तो फिर डेट में नहीं जाने का, कहां जाने का है? इक्विटी। ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो कहां जाने का? आज ही तो पढ़ा है। तो इसकी वजह से मैं डेट पे नहीं जाऊंगा, इसकी वजह से डेट पे नहीं जाऊंगा, इसकी वजह से इक्विटी पे जाऊंगा। इसका मतलब इक्विटी के सारे पॉइंट फिक्स है यहां, और इक्विटी के सारे पॉइंट फिक्स है तो कौन सा लेना है? इक्विटी। अनमोल भाई यही तो पूछना पिताजी से, ये लिखी बात। शालिनी को जाना चाहिए एक्सपेंशन के लिए, है ना? शुड नॉट, अच्छा पूछ रहा है शुड नॉट, उरी दादा उल्टा पूछ रहा है, शुड नॉट चूज, क्या नहीं लेना? डेट नहीं लेना। वो ये नहीं पूछ रहा क्या लेना है, क्या पूछ रहा है? क्या नहीं। बोलो भैया समझ गए बात? एक क्वेश्चन और आज का, सिक्सटी नहीं 60 नहीं, 61, 60 तो आगे वाला कॉन्सेप्ट है। भाई क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइप ऑफ रिस्क। बच्चे बोलेंगे सर क्या बोल रहे थे, आउट ऑफ कोर्स हो गया हर बार की तरह। सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन कह रहे ये क्या बात हुई सर? डेट लेने से मेरा एक रिस्क बढ़ता है ना। उससे भी सिंपल है, डेट लेने से क्या रिस्क बढ़ता है? हाँ प्रॉफिट। रिस्क तो यही है बाबू, प्रॉफिट होना हो देना पड़ेगा। रिस्क क्या है? डेट ले लिया भाई, मेरा प्रॉफिट हो या ना हो मुझे क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना है। इसी को बोलते हैं टेक्निकल भाषा में फाइनेंशियल रिस्क। बाबू क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोलेंगे इसको? तो ये जो बात लिखी है ना, प्रॉफिट हो ना हो देना पड़ता है, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, है ना? इसको बोलेंगे फाइनेंशियल रिस्क। मतलब ये है प्रॉफिट हो ना हो मेरी कमिटमेंट फिक्स हो जाती है, मुझे देना पड़ेगा। ये लिखी बात। डेट के बढ़ने से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी फिक्स कमिटमेंट हो जाती है कि ब्याज देना ही देना है, कैपिटल लौटानी ही लौटानी है। 4 फैक्टर क्या होते हैं सर? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में या फाइनेंशियल डिसीजन टाइम में से कोई भी 4 बातें आप लिख के बता सकते हैं, ठीक है? तो अगर मुझे फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा तो मुझे क्या करना चाहिए? इक्विटी लेनी चाहिए, डेट? इक्विटी लो। फिर जब तुम्हें रिस्क ज्यादा है डेट से तो इक्विटी लो ना।
इक्विटी कब प्रेफरेबल होती है? जब शेयर मार्केट बढ़िया हो। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भाई, अनमोल भाई, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, कैश फ्लो बढ़िया हो, रिस्क जब मुझे कम लेना है ना, तभी तो इक्विटी की तरफ जाऊंगा। तो ये है इक्विटी के फेवर में पॉइंट। इक्विटी फेवर पॉइंट, तो इसको यहीं से याद कर लेना चाहे कि कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मुझे बताओ इक्विटी क्यों लेनी है, डेट क्यों नहीं लेना, तो आप नहीं, हाँ सही बात है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी? अगर ज़्यादा है तो कहाँ जाऊँगा? इक्विटी पे जाऊँगा। कैश फ्लो ज़्यादा है? नहीं, कैश फ्लो क्या होना चाहिए? कैश फ्लो अगर मेरा कम है तो ही तो इक्विटी पे जाऊँगा, है कि ना। रिस्क भी मुझे क्या चाहिए? कम चाहिए, तो इक्विटी पे जाऊँगा। कैपिटल मार्केट अच्छी है तो इक्विटी, समझ गए यारो। तो इस इक्विटी के फेवर में पॉइंट लिखे हैं, तो हम इनको इस तरीके से समझ के एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, है ना। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है तो डेट क्यों लूंगा, इक्विटी लूंगा ना। पहले से ही फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट सर पे इकट्ठी खड़ी है, तुम और क्यों इकट्ठा करो, है ना। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, मजेदार बात, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है क्या, इक्विटी जाने के इक्विटी के फेवर बताओ। तो बच्चा कहता है सर इक्विटी के फेवर भी क्या है, ये तो आउट ऑफ कोर्स वाली बात होगी। आउट ऑफ कोर्स नहीं, सिर्फ समझ की बात है। फेवर क्या है? जो डेट के अगेंस्ट है वो इक्विटी के फेवर में, और ये चारों बातें इक्विटी के फेवर में जाती हैं। सारी बातें इक्विटी के फेवर में जाएंगी अगर आप उसे, हाँ, बिजनेस टू बिजनेस में देखोगे। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, बहुत मजा आया सर। ये चैप्टर बहुत फेवरेट चैप्टर, दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। चलो भैया ऑनलाइन वाले बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर। कुल्हड़ में चाय पियेंगे, प्लास्टिक में नहीं पियेंगे। चाय फैन, बाय बाय, टेक चाय फैन। बाय बाय।